हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीबीटी की लिमिटेशन के बारे में। हम लोगों ने मीथेन का एग्जांपल लिया था और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कार्बन की 2s ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूजफुल होती है एंड 2p जो है उसकी 2px 2py एंड 2pz। हम लोग देख रहे थे कि 2px 2py एंड 2pz एक दूसरे के 90 एंगल पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज होते हैं कि 90 डिग्री का एंगल वहां पर देखने को मिलता है। बट मीथेन में कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पर वीबीटी काम नहीं कर रही थी। इसलिए हम लोगों ने वहां पर एक टर्म यूज करी थी कि हम लोग समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसे हम लोग हाइपोथेटिकल फिनोमेना बोल सकते हैं या सिर्फ थियोरेटिकल फिनोमेना बोल सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली कोई बेस नहीं दिया गया या नहीं मिला है। तो फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। हाइब्रिडाइजेशन एक पाउलिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था एंड पाउलिंग ने जब ये हाइब्रिडाइजेशन दिया तो जितने भी प्रॉब्लम थे, जितनी भी डिफरेंट थियरी की लिमिटेशन थी, वो सारी लिमिटेशन का आंसर हाइब्रिडाइजेशन देने के लिए जो है वो कंप्लीटली हम लोग बोल सकते हैं कि क्वालिफाई हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन से हर लिमिटेशन का हमको आंसर मिलता है। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन से नीट के अंदर या जेईई के अंदर क्वेश्चन आते ही है, आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यदि ये हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आगे जाके आप पढ़ोगे जो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। हम लोग बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। पहले तो इतना समझ लीजिए कि एक ही एटम जो है उसकी डिफरेंट ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में यूजफुल होती है। मैं पहले ओवरव्यू बता देता हूं, फिर मैं राइटिंग में बोर्ड के ऊपर लिखूंगा। तो पहले मैं बता देता हूं, समझना ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक ही एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूजफुल होती है। नंबर 1 क्लियर। अलग अलग एटम की अलग अलग ऑर्बिटल का यहां पर कोई काम नहीं है, एक ही एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूजफुल है। लेकिन सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो, जिनकी एनर्जी के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो, उन्हीं का वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। मींस वो ही एक दूसरे में कंबाइन होती है। हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में बताना चाहूं तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा डिफरेंट ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा एंड जब डिफरेंट ऑर्बिटल मिक्स होती है तो सेम एनर्जी एंड सेम शेप की नई हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती है। आई रिपीट, एक ही एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल जिनके एनर्जी के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, उनका मिक्सिंग होता है एंड नई एनर्जी वाली या फिर बोल सकते हैं सेम एनर्जी वाली नई हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती है बेटा, उनका शेप सेम होता है, उनकी एनर्जी भी सेम होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर। तो ध्यान ये रखो यहां पर कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी वो ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट में सिमिलर चीजें रखती है, जैसे कि एनर्जी उनकी सेम रहेगी, उनका शेप सेम रहेगा, क्लियर है, उनकी स्टेबिलिटी भी सेम रहेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर एक एक करके समझने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन गिवन बाय द पाउलिंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पाउलिंग ने दिया था बेटा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन गिवन बाय पाउलिंग। पाउलिंग ने दिया था ये। दूसरी चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पाउलिंग ने ये सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट से दिया है, मींस ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। फिर भी पाउलिंग को हाइब्रिडाइजेशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। आप लोग सोचो
कि सिर्फ प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं है और सिर्फ एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट से थियरी डेवलप करी गई है, फिर भी इसको नोबेल प्राइज दिया गया, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी थियरी होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। चलिए, तो गिवन बाय द पाउलिंग एंड सेकंड, इट इज हाइपोथेटिकल और लिख सकते हो आप लोग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, एक एक करके सारे पॉइंट मैं लिखूंगा, आपको वो सारे पॉइंट लिखने हैं और याद भी करने हैं। जो मैंने बताया वही पॉइंट जिसे हम लोग लिखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसका बेस क्या है, कौन से पॉइंट है, तो एक एक करके वो पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन कैन only take place, hybridization can only take place between the different orbitals of same atom। सेम एटम मींस एक ही एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल जो है वो ही हाइब्रिडाइजेशन में यूजफुल है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैन ओनली टेक प्लेस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम। एक ही एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल जो है उसी में हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहां पर लिख सकते हैं इट कैन नॉट अकर इन different orbital of different atom। डिफरेंट एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन काम बिल्कुल नहीं करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर काम करता है, बट डिफरेंट एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल काम नहीं करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, सेकेंड पॉइंट ये है हाइब्रिडाइजेशन कैन ओनली अकर बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स having less energy difference। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक ही एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल के बीच में तो अकर होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी ऑर्बिटल के बीच में ही होगा जिनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होगा। अब बेटा एनर्जी डिफरेंस आप कैसे डिटरमाइन करते थे, याद करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, उसमें हमने देखा n+l, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो वो दोनों का टोटल हमें कुछ एनर्जी ऑर्डर देता है। याद आ रहा है कि नहीं, n+l। तो वैसे ही थोड़ा सा यहां पर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, जैसे कि मेरे पास 2s है, 2p है, 3s, 3p, 3d, 4s, आगे लिखूंगा 4s, फिर 3d लिखूंगा। अब जरा ध्यान रखना, ये दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, ये दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। ओके, फिर इनके बीच का भी एनर्जी डिफरेंस कम तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सोचो कि आपके पास ये 2p and 3p या 3s and 4s या 2s and 3s हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा माना जाता है। अंडरस्टूड? तो जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता बेटा, लेकिन जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वहां पर बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है।
अंडरस्टूड? तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, ऐसे ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काम करेगी, बाकी की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काम नहीं करेगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। आई होप आपको यहां पर भी दिख जाएगा। द नंबर ऑफ hybrid orbitals, the number of hybrid orbitals formed after hybridization is equal to number of, देखो क्या लिख रहा है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या कहानी है, ये क्या समझाना चाहता है, तो जरा समझना। मान के चलिए, यहां पर पहले स्टेटमेंट को अलग से समझते हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती है, वो इक्वल नंबर पे होती है किसके साथ? ऑर्बिटल्स विच पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगी उतनी ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी। जैसे कि मान के चलिए आपके पास s की और p की ऑर्बिटल फॉर्म पार्टिसिपेट कर रही है, तो s की कितनी ऑर्बिटल होती है? 1 एंड p की कितनी होती है बेटा? 3। अब मान के चलो s की 1 एंड p की 3, px py एंड pz, ये तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, तो टोटल कितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है? 4 ऑर्बिटल। s की 1 एंड p की 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। तो आफ्टर पार्टिसिपेटिंग हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी वो भी 4 ही होगी, क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4 ऑर्बिटल। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी वो भी 4 ही होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल obtained या formed after hybridization is equal with the number of orbital which is participating in the hybridization। बात समझ आ रही है? मान के चलो यहां पर s की सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है और p की यहां पर 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। s की एक और p की 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, तो टोटल कितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है? 3। देखो p के पास 3 ऑर्बिटल है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार वो तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि p की सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, या हो सकता है p की 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, या हो सकता है p की तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे। वो कैसे पता चलेगा? तो वो डोंट वरी, जब हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने का तरीका मैं निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड किया जाता है, तो उसमें आपको पता चलेगा। अभी के लिए याद रखो फिलहाल कि s की एक ऑर्बिटल और p की 3 ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करती है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन आर 4। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म होगी वो भी 4 ही होगी। यहां पर s की 1 और p की 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, तो टोटल 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 मानी जाएगी। और s की 1 और p की 1 यदि इस तरह से कुछ पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कि यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 ही मिलेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वो उतनी ही होती है जितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। बात समझ आई? चलिए, तो ये 3 पॉइंट हुए। अब 4th नंबर का पॉइंट मैं समझा दूं आपको। 4th नंबर क्या है? The formed orbital
in hybridization are same in all aspect। सारे एस्पेक्ट में वो सेम होते हैं। जैसे कि देखो एस का शेप कैसा है बेटा, स्फेरिकल, पी का शेप कैसा है, डंबल, राइट। लेकिन जब एस एंड पी दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो उसके बाद एस का और पी का शेप सेम हो जाता है। एस का शेप जो एस ऑर्बिटल का जो शेप होगा वही पी ऑर्बिटल का, या पी का जो शेप होगा वही एस ऑर्बिटल का शेप हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? कहने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद सारे ऑर्बिटल सारे एस्पेक्ट में सेम हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं तो उनकी साइज सेम हो जाती है, उनका शेप सेम हो जाता है, उनकी एनर्जी सेम हो जाती है। ये सारी चीजें कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। हम सब जानते हैं कि एस स्फेरिकल होता है, पी डंबल होता है, लेकिन जब पार्टिसिपेट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो एस ऑर्बिटल का शेप भी डंबल हो जाएगा, पी का तो डंबल है ही, लेकिन उनका शेप भी सेम, उनकी एनर्जी भी सेम, उनकी साइज भी सेम हो जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना बढ़िया फिनोमेना है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उनका शेप सेम हो जाता है, उनकी एनर्जी सेम हो जाती है, उनकी साइज भी सेम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज themselves in such a way so themselves in 3D, 3 डायमेंशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को 3 डायमेंशन में इस तरह अरेंज करेगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज themselves in 3D such a way so the repulsion between the hybrid orbitals will minimum। उनके बीच का रिपल्शन कैसा हो बेटा, मिनिमम, एंड will have regular geometry, will have a regular geometry। उनकी ज्योमेट्री रेगुलर हो जाए, will have a regular geometry of molecule, पूरा लिखे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात है। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर हो जाए एंड उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, इस तरह से अपने आप को वो अरेंज करते हैं। थोड़ा इसको समझते हैं। देखो मेरे पास मान के चलिए ये 3 ऑर्बिटल है, px, py एंड pz, जैसे हम पहले से पढ़ते आए हैं। ये कौन सी होती है बेटा, px, ये कौन सी होती है pz, और ये कौन सी होती है py। तो py, px एंड pz अपने साथ एक दूसरे के साथ वैसे तो 90 डिग्री का एंगल दिखा रही है कि नहीं, है ना। लेकिन जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेगी तो इनके बीच में स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगी कि जैसे उनके बीच का बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, उनकी बीच की रिपल्शन की वैल्यू भी कम होगी एंड रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगी। तो ये अपने आप को एक दूसरे से इतने दूर ले जाएंगे, लाइक दिस, ऐसे अरेंज कर लेंगे। वो 90 डिग्री के एंगल पे थे, अब आप सोचो तो कौन से एंगल पे आ गए है। ये ट्रायगोनल सिमेट्री दिख रही है कि नहीं आपको, और ये 120 डिग्री पे आ गए। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री का एंगल वो फिक्स एंगल नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट जब ऑर्बिटल करती है तो वो अपने आप को एक दूसरे से उतने दूर ले जाएंगे 3 डायमेंशन के अंदर कि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो एंड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर हो जाए। बात समझ आ रही है। तो यहां पर
ज्योमेट्री रेगुलर होने के लिए वो अपने आप को एक दूसरे से जरूरत के हिसाब से दूर लेके जाएगी। अब थोड़ा समझना ध्यान से, यहां पर मीथेन का हमने एग्जाम्पल लिया था, आप सबको पता है, मीथेन का एग्जाम्पल सबको पता है। अब यहां पर मैं कार्बन को लिखो बेटा, कार्बन, तो जरा समझना 6 नंबर का एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p2। यदि मैं कार्बन स्टार लिखूं तो देखो जरा, यहां पर 2s and 2p ऑर्बिटल जो आउटर शेल है वो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। होगा क्या, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जम करके इधर जाएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसमें 3 आएंगे। स्टार का मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब तो हम कोवेलेंसी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, तो पेयर्ड अनपेयर्ड होता है तो कोवेलेंसी 2 से इंक्रीज होती है, हम पढ़ चुके हैं। अब जरा समझ लेना ध्यान से, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या मैंने कभी भी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट में ऐसा जिक्र किया है कि ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है? ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहां पर? नहीं लिखा। तो ध्यान ये रखना, जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ऑर्बिटल एम्प्टी भी होगी, मींस वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकती है, पेयर्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकती है, एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो यहां पर सारे के सारे अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली ऑर्बिटल ही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। नो डाउट इसमें अनपेयर्ड वाली पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन हर बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगी वो जरूरी नहीं है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट में 6 नंबर पे लिख रहा हूं, जरा ध्यान रखना। इन हाइब्रिडाइजेशन orbitals are participating. Orbital are participating. So, unpaired orbitals, paired orbitals, or vacant orbitals also can also participate in hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पेयर्ड, अनपेयर्ड या वैकेंट कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकती है। अब यहां पर देखोगे sp1 और pk3 ऑर्बिटल साथ में पार्टिसिपेट करेगी तो चारों एक दूसरे में कंबाइन हो जाएगी, और ये जो 4 कंबाइन होने के बाद हमें मिली उसे बोलेंगे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पार्टिसिपेट कितनी कर रही है? 3 यहां, 1 यहां, 4। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी मिल रही है? 4। तो वही तो मैंने लिखा था यहां पर, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन is equal to number of orbital which participating in the hybridization। तो जितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी। अब ये और ये, इसमें फर्क ये है कि ये स्फेरिकल था और ये डंबल शेप थे। इसकी एनर्जी कम थी, ये तीनों की एनर्जी ज्यादा थी। इसकी साइज अलग थी, इसकी साइज अलग थी। लेकिन अब ये हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, ये चारों कंबाइन होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद ये चारों की शेप सेम हो गया, ये चारों का शेप सेम हो गया, साइज सेम हो गई एंड एनर्जी भी सेम हो गई। तो यहां पर s ऑर्बिटल भी डंबल हो गई, समझना ध्यान से, s ऑर्बिटल भी डंबल हो गई और p तो डंबल है ही। लेकिन ध्यान यहां पर यह रखना है सिर्फ आपको कि जब ये डंबल शेप बना लेती है तो आप लोगों को इस तरह का डंबल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पर 2 लॉब है बेटा, ये जो लॉब है इसे हम लोग बोलेंगे मेजर लॉब। क्या बोलेंगे? मेजर लॉब। और ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे माइनर लॉब। मेजर लॉब एंड माइनर लॉब।
ये जो मेजर लोब है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। तो कहने का मतलब इससे पहले जो डंबल पढ़ा था हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था, दोनों लोब सेम ड्रॉ करते थे। तो समझने का ट्राई करना, यहां पर दोनों लोब सेम थे जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं थी। ये p ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जब तीनों p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिल जाएगी तो ऐसी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी। देखो s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, फिर एक px py pz, मान के चलो ये ऑर्बिटल आपकी px है, ये px है, ये s है। दूसरी आपकी ऑर्बिटल है py, तो ये आ गई आपकी py ऑर्बिटल, और ये एक pz होती है ये वाली, तो ये आ गई pz। अब ये सबका शेप अलग अलग दिख रहा है, ये s का और ये p का 3 डंबल और ये स्फेरिकल। लेकिन जब ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काम करेगी तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काम करने के बाद होगा क्या, सबका शेप सेम हो जाएगा और इस तरह की हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी। s हो स्फेरिकल से डंबल हो गया, ये सारे डंबल थे वो भी डंबल ही रहे, लेकिन लोब चेंज हो गई। देखो आप लोग यहां पर एक मेजर और एक माइनर। अब देखो यहां पर मैं बात करूं pz की, तो यहां पर भी बॉन्ड बन सकता है और यहां पर भी बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। py में दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी, px में दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो मेजर लोब है सिर्फ वो ही बॉन्ड फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करती है, माइनर लोब कभी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो यहां पर ये मेजर लोब है वो ही पार्टिसिपेट करती है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहां पर ये मोर डायरेक्शनल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर डायरेक्शनल देन नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो कोई भी तरफ से बॉन्ड फॉर्म हो सकता था, जबकि यहां पर एक ही जगह पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मेजर लोब के साथ, तो ये ज्यादा डायरेक्शनल है कंपेयर टू दिस 4। बोलो बात समझ आ रही है। इसीलिए तो बेटा हम लोग जब भी आई थिंक आपको इसे हटाना पड़ेगा, इसे निकाल दो तो मैं शेप ड्रॉ करके बताऊं, हो गया। देखो इसीलिए तो हमने मीथेन का जो शेप ड्रॉ किया था, वो मीथेन का शेप यहां पर कार्बन था, यहां पर एक ऑर्बिटल, ये दूसरी ऑर्बिटल, ये तीसरी ऑर्बिटल, ये चौथी ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। सबके लोब देखो मेजर एंड माइनर है। अब कभी भी माइनर लोब बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और यहां पर मीथेन की बात करें तो ये कार्बन आ गया, यहां पर हाइड्रोजन आएंगे 4। हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल, s, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन तो कार्बन में हुआ, हाइड्रोजन तो वैसा का वैसा ही है। तो यहां पर आप देख सकते हो एक शेप फॉर्म हुआ जिसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो ये टेट्राहेड्रल शेप क्यों मिल रहा है, इसके पीछे रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ आया होगा। यहां पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट। हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में ही। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे डिसाइड होती है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, सारी चीजें पढ़ेंगे। आप इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में तो देख लिया हमने कि वहां पर जब हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफरेंट होती है, फिर भी जब हाइब्रिड ऑर्बिटल जब फॉर्म होती है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो उनका शेप, एनर्जी एंड साइज सेम हो जाते हैं, राइट। तो हमने लोब के बारे में देखा, माइनर लोब, मेजर लोब, एंड वहां पर माइनर लोब जो है वो कभी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, सिर्फ मेजर लोब पार्टिसिपेट करती है। अब हम लोग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं। अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी होती है, कितनी होती है, और वहां पर कौन सी ऑर्बिटल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देगी, उनका ज्योमेट्री शेप कौन सा होगा, उनका बॉन्ड एंगल कौन सा होगा, एंड फिर एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। एग्जांपल के बारे में अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जांपल आपको गिवन होगा
आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाओगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आगे पता चलेगा, क्योंकि ये तो पहला लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन का, अभी 2 से 3 लेक्चर और आएंगे, तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन में 3 से 4 लेक्चर आएंगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पहला है 2 ऑर्बिटल एक दूसरे में कंबाइन हो जाए। 2 ऑर्बिटल जब कंबाइन होती है बेटा तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें sp1 और pq1। अब pq1 ऑर्बिटल में कौन सी ऑर्बिटल, तो pq 3 होती है बेटा, px py pz, उसमें से कोई भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकती है, कोई भी px भी हो सकती है, py भी हो सकती है, pz भी हो सकती है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। जियोमेट्री, जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, जरा ध्यान से देखो, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो sp1 और pq1, sp1 pq1, तो टोटल sp हाइब्रिडेशन हो गया। ज्योमेट्री यहां पर आएगी लीनियर, यहां पर लीनियर शेप होता है। अब लीनियर शेप होगा 2 ऑर्बिटल का, तो देखो कुछ इस तरह से होगा, यहां पर ये मेजर माइनर लोब, ये मेजर ये माइनर, और यहां पर ये मेजर और इसके अंदर ही माइनर लोब। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे BeCl2 हम लिख सकते हैं, ये बेरिलियम होगा, 2 तरफ क्लोरीन आएंगे यहां पर और क्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ देखना है ये लीनियर शेप है। लीनियर शेप है तो आप देखो बेटा बॉन्ड एंगल कितने का दिख रहा है, 180 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कितने का दिख रहा है बेटा, 180 डिग्री का। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री का एक बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है, 1 बॉन्ड एंगल विच इज 180। क्लियर? ये हो गई sp हाइब्रिडेशन की बात। दूसरा हो सकता है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यदि 3 है तो उस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 का मतलब क्या है, sp1 और p की 2 ऑर्बिटल बेटा, तो sp1 एंड p की 2 ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल। अब p की कितनी होती है ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, जिसमें से 2 ऑर्बिटल यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। कौन सी 2? px py भी हो सकती है, py pz भी हो सकती है, px pz भी हो सकती है। तो यहां पर कोई भी 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकती है। ये लीनियर शेप की बात हो गई। अब जब sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो ट्रायगोनल प्लैनर शेप होता है, एक ही प्लेन के अंदर ट्रायगोनल प्लैनर शेप ये होता है। अब ट्रायगोनल प्लैनर शेप को यदि मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये मेजर लोब, ये माइनर लोब, ये मेजर लोब, ये माइनर लोब, ये मेजर लोब, ये माइनर लोब, 3 ऑर्बिटल sp1 pq3। अब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि s तो स्फेरिकल होता है बेटा, नहीं, s स्फेरिकल होता है, लेकिन जब तक वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता तब तक स्फेरिकल है। जैसे ही s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है उसका शेप कैसा हो जाता है बेटा, p के जैसा, और p में भी थोड़ा चेंज आता है, मेजर एंड माइनर लोब फॉर्म हो जाती है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो मेजर लोब है, बाकी सामने वाली माइनर लोब है। यहां पर आप देखो तो ये ट्रायगोनल दिख रहा है और ये पिरामिडल प्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर है बेटा, तो ये प्लेनर शेप भी है, एक ही प्लेन के अंदर है। अब आपको समझ में आना चाहिए एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल अभी मान के चलो समझ में नहीं भी आ रहा है तो चिंता मत करना, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल मैं दूंगा मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि जब हाइब्रिडाइजेशन के सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे, कोई भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आप खुद उस हाइब्रिडाइजेशन को निकालोगे। मैं बोलूंगा BeCl3 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, तो आप बिंदास बोल पाओगे उस टाइम पे कि sp2। अभी के लिए याद रखो। अब ये बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है आपको बताओ, टोटल सर्कल कितने का होता है 360, उसके इक्वल 3 पार्ट कर लो 120, तो यहां पर ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल दिख रहा है। 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल है बेटा, 3, तो यहां पर 3 बॉन्ड एंगल 120 के आएंगे। क्लियर है? इसको बोलते हैं ट्रायगोनल प्लैनर ज्योमेट्री। चलिए
थर्ड नंबर पे आता है 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी? 4। अब जब 4 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है तो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। s की 1 और p की 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएगी। तो s की 1 और p की 3 है बेटा। अब यहां पर तो फिक्स हो गया, p की 3 तो px py and pz यही आएगी। तो px आएगा, py आएगा, npz आएगा। px py npz ये 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी s के साथ। तो s की 1 देन p की 3 px py npz। अब यहां पर कौन सा शेप बनता है sp3 में? आप सबको पता है, ये तो नेम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज अ टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप होता है? टेट्राहेड्रल शेप। अब टेट्राहेड्रल शेप के अंदर आपको मीथेन का एग्जांपल पता है, हमने वीबीटी की लिमिटेशन में ही पढ़ा था मीथेन का एग्जांपल, याद है बेटा? चलिए यहां पर ये ऑर्बिटल आ गई, ये मेजर लोब, ये हो गया माइनर लोब, ये हो गया मेजर लोब, ये हो गया माइनर लोब, ये मेजर लोब, ये हो गया माइनर लोब, मेजर लोब, माइनर लोब। तो यहां पर ये टेट्राहेड्रल शेप आ गया। टेट्राहेड्रल शेप में जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है वो कितने का होता है पता है आप लोगों को? 109 डिग्री 28 मिनट, जिसे हम लोग ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 109.5 डिग्री। देखो 60 मिनट पे 1 डिग्री होती है, 60 मिनट पे 1 डिग्री होती है, ये 28 मिनट है तो ऑलमोस्ट 30 मिनट मान ले, और 30 मिनट पे 0.5 डिग्री आ सकता है। तो ये दोनों में से कुछ भी लिखो। कितने बॉन्ड एंगल आएंगे ऐसे? 4 बॉन्ड एंगल आएंगे, 1 2 3 4। बात समझ आ रही है? देखो यहां पर आप यदि सोच रहे हो कि 1 2 3 4 बॉन्ड एंगल आएंगे तो वो गलत सोच रहे हो आप। एक्चुअल में ये बॉन्ड एंगल आ रहे हैं 6। कैसे? देखो मैं समझा रहा हूं आपको। देखो बेटा ध्यान से समझना, ये टेट्राहेड्रल शेप के बारे में हम देख रहे हैं बेटा, राइट? अब टेट्राहेड्रल शेप में ये हमारा शेप है, ये एक बॉन्ड एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, 4th 5th एंड 6th। तो ऊपर की ऑर्बिटल ये तीनों के साथ 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगी और ये आपस में एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनाएगी। तो टोटल 6 बॉन्ड एंगल है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? तो दिखने में 4 दिखते हैं बट एक्चुअल में होते कितने हैं बेटा? 6 होते हैं। तो जरा ध्यान रखना, ये यहां पर 6 आएगा। एग्जांपल है इसका मीथेन। क्लियर? चलिए देन आफ्टर, ये मीथेन का शेप नहीं ड्रॉ किया मैंने, मीथेन में तो मुझे हाइड्रोजन भी शेप नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको शेप कैसा होता है वो बता रहा हूं। इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हर बार ऑर्बिटल ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप। ऑर्बिटल को सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट करो, चलेगा। बात समझ आ रही है? चलिए 4th पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, 5th हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 4 नंबर पे ऐसा हाइब्रिडाइजेशन लेना है जिसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 5 यूज हो रही है। एग्जांपल आएगा sp3d। अब sp3d में s की 1 है, p की 3 है तो px py and pz आएगी। एंड यहां पर d ऑर्बिटल कितनी है बेटा? 1। तो d की तो 5 टाइप है, dz2 dx2 dy2 dxy dyz dzx। तो यहां पर कौन सी यूज होगी? dz2। अब आप में से कुछ लोगों को सवाल होगा कि सर कैसे पता चले dz2 हो? देखो बेटा इसके पीछे भी रीजन है कि d की वही ऑर्बिटल यूज होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली अवेलेबल हो। जैसे कि आप सबको पता है कि यदि मैं इसको z एक्सिस मान लो, अभी थोड़ी देर के लिए z एक्सिस मान लो, तो z एक्सिस d का शेप ऐसा होता था, याद आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं? है तो यहां पर आप लोग सोच सकते हो कि यहां पर d एक्सिस के ऊपर ही ऑर्बिटल है, और d एक्सिस के ऊपर जब ऑर्बिटल होती है तो कहीं और प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज ऑन अ z और z एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली अवेलेबल है
और इसीलिए z एक्सिस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रही है या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। बात समझ आ रही है? दूसरी, यदि दूसरी कोई ऐसी ऑर्बिटल आप सोचो कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर हो, तो z की ऐसी कौन सी ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर अवेलेबल हो? बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये मान के चलो x है और ये है आपका y, एक एग्जांपल के तौर पे। तो आपको xy पता होगा, तो यहां पर x एक्सिस के ऊपर और यहां पर y एक्सिस के ऊपर देखो, यदि हम xy ले लें dxy, तो यहां पर एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल आती थी, एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल आती थी, वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल आती है तो वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन आसान होता है। तो सबसे आसान dz² पे बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो dz² सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगी, फिर dx² y² में पार्टिसिपेट करेगी, फिर dxy dyz dzx आएगा। समझ में आ रहा है? एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि इजीली अवेलेबल है तो वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी। ये चीज ध्यान पे रखना है। तो s की 1, p की 3 एंड d की 1, लेकिन कौन सी d? dz² पार्टिसिपेट करेगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलिए इसे हटा दूं मैं। तो अब ये कौन सा शेप बताएगी हमें? यहां पर टोटल 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गई बेटा, तो यहां पर आएगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप होता कैसा है? देखो जरा, मैं अभी सिर्फ मेजर लॉब ही ड्रॉ कर रहा हूं, माइनर लॉब ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ट्राइगोनल, और ऊपर नीचे क्या दिख रहा है? पिरामिड। तो ये हो गया पिरामिड, ये हो गया ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल के अंदर यहां पर डिफरेंट बॉन्ड एंगल दिखेंगे। ये कितना होगा बताओ? ये तो बहुत सिंपल है, ये वाला है 120, और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आता है, और ये दोनों के बीच में 180 का बॉन्ड एंगल आता है। कितना? 180 का। देखो इसको मैं समझा दूं आपको अच्छे से, जरा समझना ध्यान से। ये क्या हो गया? ट्राइगोनल हो गया बेटा, दिस इज द ट्राइगोनल, राइट। अब इसके ऊपर ऑर्बिटल है, इसके नीचे ऑर्बिटल है। अब इसके जो नीचे ऑर्बिटल है, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बॉन्ड एंगल कितना? 120, ये 120, तो 120 वाले कितने बताओ मुझे? 120 वाले कितने बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं? 3। 120 वाले कितने बेटा? 3। अब 90 डिग्री वाले देखते हैं। 90 डिग्री कहां पर है? ये जो ऑर्बिटल है नीचे की तरफ, इसका इसके साथ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, इसका इसके साथ भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, और इसका इसके साथ भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो नीचे की तरफ से कितने बॉन्ड एंगल आ रहे हैं? 90 वाले 3, और ऐसे ऊपर भी तो ऑर्बिटल है ऐसे बेटा। अब ऊपर ऑर्बिटल है तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90, टोटल 6। तो ऊपर की जो ऑर्बिटल है वो भी 390 के बॉन्ड एंगल दे रही है, नीचे की ऑर्बिटल भी 390 के दे रही है, तो टोटल 690 डिग्री के बॉन्ड एंगल आएंगे। और यदि मैं ये तीनों को हटा दूं और ऊपर और नीचे की ऑर्बिटल को ही रखूं, तो ये 180 का हो गया। कितना? 180 का। तो यहां पर 180 वाला 1 बॉन्ड एंगल आएगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल के अंदर, 120 के कितने दिख रहे हैं, 180 के कितने दिख रहे हैं? तो ये पता होना चाहिए। ट्राइगोनल बायपिरामिडल के अंदर एक चीज और याद रखना, ये जो ऊपर और नीचे दिख रही है आपको ऑर्बिटल, इसे हम लोग एक्सियल बोल सकते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और जो ट्राइगोनल बायपिरामिडल के अंदर है, इसे हम लोग इक्विटोरियल नाम देते हैं। क्या देते हैं? इक्विटोरियल। तो आपको यह पता होना चाहिए कि 120 डिग्री बॉन्ड एंगल किसके बीच का बॉन्ड एंगल है? सिर्फ इक्विटोरियल एंड इक्विटोरियल के बीच का। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल किसके बीच का बॉन्ड एंगल है? एक्सियल एंड इक्विटोरियल।
ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल। तो एक्सियल एंड इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, एंड दो एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है 180। ऊपर वाली और नीचे वाली मींस मैं बताना ये चाहता हूं कि ये जो ऊपर नीचे हमने ड्रॉ करी थी ये एक्सियल बॉन्ड है। ये जो आ रही थी हमको पता है ट्रायगोनल ऐसे फॉर्म हुआ था हमारा, और फिर बाय पिरामिडल। तो ये जो तीन बॉन्ड फॉर्म हुए ये इक्विटोरियल, ऊपर का एक्सियल, नीचे का एक्सियल। तो एक्सियल का एक्सियल के साथ 180, एक्सियल का इक्विटोरियल के साथ 90, एंड इक्विटोरियल का इक्विटोरियल के साथ 120 बॉन्ड एंगल आता है। क्लियर है बात? तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए इसमें से पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था sp3d के अंदर d ऑर्बिटल कौन सी होती है? dz² होती है, जरा ध्यान देना। कौन सी होती है? dz²। नोट करिए जल्दी से, फिर मुझे और दो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करनी है। नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद 5th नंबर का हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज हो रही है 6। जब 6 ऑर्बिटल यूज हो रही है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2। जब sp3d2 हाइब्रिडेशन बनता है तो s की 1 ऑर्बिटल, p की 3 ऑर्बिटल px py pz, d की 2 ऑर्बिटल। कौन सी दो बेटा? पता चलना चाहिए अब तो dz², क्योंकि उसमें z एक्सिस के ऊपर ही सिर्फ क्या अवेलेबल होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरा एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर अवेलेबल है? x² y²। वेरी गुड। तो आपको यह भी याद रखना है कि sp3d2 के अंदर कौन सी 2d ऑर्बिटल यूजफुल है। ज्योमेट्री यहां पर होती है ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल को देखें जरा ध्यान से, तो यहां से कुछ इस तरह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। तो पहले तो हमें स्क्वायर प्लेनर जैसा दिखेगा। एक तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, इसके ऊपर और इसके नीचे ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। SF6 में ये देखने को मिलता है। जो पेंटागोनल ट्रायगोनल बायपिरामिडल की बात करी थी sp3d के अंदर, वो PCl5 एग्जांपल आता है उसमें, PCl5, यहां पर SF6। अब बेटा बॉन्ड एंगल की बात है यहां पर। देखो इसको भी जरा समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो थोड़ा सा इतने ज्यादा ऑर्बिटल को एक ही हाथ में थोड़ा कैरी कर पाना मुश्किल है, लेकिन ट्राई करते हैं, हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज समझ लो कि यहां पर जो ये स्क्वायर दिख रहा है वो कुछ इस तरह से है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ ले। ये हमारा स्क्वायर हो गया बेटा। अब इसको आप लोग ध्यान से देखो तो स्क्वायर के अंदर ऑर्बिटल कितनी यूज हो रही है? 4 ऑर्बिटल। दिख रहा है कि नहीं स्क्वायर? ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। क्लियर? तो ये स्क्वायर है। अब इसके ऊपर एक ऑर्बिटल है और इसके नीचे भी एक ऑर्बिटल है। ये भी तो 90 पे है, तो ये इसके साथ 90 बनाएगी, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, और ऊपर जो आएगी वो भी ऊपर की 4 ऑर्बिटल के साथ 90। तो यहां पर कितने 90 है? 4, एक ही प्लेन के अंदर। ऊपर से जो आ रहा है वो इसके साथ 90, इसके साथ 90, ऊपर 4, नीचे भी 4। नहीं समझ आया? देखो बेटे ये 4 एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है कि नहीं है? अब इसके ऊपर जब ऑर्बिटल आएगी तो चारों ऑर्बिटल के साथ ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और यहां पर नीचे जो ऑर्बिटल है वो भी चारों ऑर्बिटल के साथ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बता रही है। टोटल कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं यहां पर? तो 90 डिग्री ही बॉन्ड एंगल है, और यहां पर टोटल 12 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं। 180 का दिख रहा है कोई? बिल्कुल दिख रहा है। देखो बेटा ये दोनों आपस में, यदि मैं ये दोनों को हटा दूं तो ये दोनों आपस में 180। अब ये दोनों को रखूं और ये दोनों को हटा लूं तो ये आपस में 180। अब यहां पर ऐसे तो थे ही ये, अब यहां पर ऊपर और नीचे भी तो ऑर्बिटल थी,
ये चारों को हटा लूं और ऊपर नीचे वाले रखूं तो वो 180। तो 180 वाले कितने आएंगे यहां पर 3 एंड 90 वाले कितने 12। यहां पर एक्सियल इक्विटोरियल होगा क्या, ऊपर और नीचे वाले एक्सियल और ये इक्विटोरियल यहां पर नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे रखो या ऐसे रखो, कोई भी तरह से रखो, जैसे ऐसे रख लिया मैंने तो ये क्या है बेटा, ये क्या है 90 डिग्री का। ऐसे रख लिया तो यहां पर ऑर्बिटल आएगी, बिल्कुल आएगी, और यहां पर ऑर्बिटल आएगी तो वो भी 180 पे ही है एक दूसरे के साथ। तो कोई भी दे दो, ये ऑक्टाहेड्रल शेप ही रहेगा, कैसे भी घुमा लो, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, और चेंज नहीं आ रहा तो इसे हम लोग एक्सियल इक्विटोरियल नहीं बोल सकते, इसे ऑक्टाहेड्रल शेप बोल पाएंगे हम लोग। SF6 इसका एग्जांपल है। एंड लास्ट नंबर पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें हम लोग तो 7 नंबर का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d3। अब sp3d3 में s की एक, p की 3 ऑर्बिटल px py pz एंड d की 3 ऑर्बिटल आएगी, जिसमें dz² आएगा, dx² y² आएगा एंड dxy आएगा। तो यहां पर इस तरह से कॉम्बिनेशन होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलती है। ये जो शेप फॉर्म करेंगे ये होगा पेंटागोनल। पेंटागोनल जानते हो आप लोग, पेंटागोनल मींस 5 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होगी, पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बायपिरामिडल के अंदर ये पॉइंट है, ये पेंटागोनल बनाएगा लाइक दिस। इन सबको कनेक्ट करिए तो एक पेंटागोनल बन गया। ऊपर और नीचे एक एक और ऑर्बिटल है, ये सभी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी, सभी के साथ। सिमिलरली ये भी सभी के साथ बॉन्ड एंगल बनाएगी, बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगी, बॉन्ड एंगल बनाएगी। पेंटागोनल बायपिरामिडल यहां पर लोग बना सकते हो, आप बनाना चाहो तो। एग्जांपल है इसका IF7। अब यहां पर बेटा समझना है हमको बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल दो ऑर्बिटल के बीच का कितना होता है 72 डिग्री। 1 2 3 4 5, प्लेन के अंदर 5 है। देखो आप लोग बेटा, दोबारा मैं ड्रॉ करके यहां पर बता दूं, सिर्फ प्लेनर को ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये सारे कितने डिग्री के होते हैं 72। तो 5 जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री के है बेटा 72 डिग्री के। अब ये ऊपर की ऑर्बिटल हर एक ऑर्बिटल के साथ 90 का बनाएगी। मान के चलो ये 5 है, ये पेंटागोनल है। अब ऊपर की ऑर्बिटल ये पांचों ऑर्बिटल के साथ परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर है तो कितना बॉन्ड एंगल दिखाएगी 90 डिग्री का। तो 5 ऊपर की तरफ 90 बनेंगे, 5 नीचे की तरफ 90 बनेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां पर आपको ये ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल के साथ 90 डिग्री का एंगल करेगी, ये ऑर्बिटल भी 5 ऑर्बिटल के साथ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल करेगी। तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने दिखेंगे 10। 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने दिखेंगे बेटा 10। अब 180 का कोई बॉन्ड एंगल दिख रहा है, ये ऊपर नीचे मान के चलो ये जो है वो पेंटागोनल है, ये ऊपर और नीचे जो हमको ऑर्बिटल दिख रही है वो 180 का एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बॉन्ड एंगल हमको 180 का मिलेगा। तो 180 का हमको एक बॉन्ड एंगल मिल रहा है यहां पर। समझ में आया पॉइंट? तो 180 का 1, 90 के 10, 72 के 5 बनेंगे। क्या इसमें एक्सियल एंड इक्वेटोरियल आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये एक ही प्लेन के अंदर है। तो ये सारे बॉन्ड हमें इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल। एंड उसके परपेंडिकुलर अलग बॉन्ड एंगल दिखा रहा है तो ये एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे। तो एक्सियल का एक्सियल के साथ 180 है, एक्सियल का इक्वेटोरियल के साथ 90 वाले 10 है, एंड इक्वेटोरियल के बीच में 572 डिग्री के बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं। बोल बात समझ आई? बहुत आसान सी बातें हैं ये,
सबसे पहले तो आप इस टेबल को याद कर लीजिए। मैंने 6 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बताए हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। यदि ये याद हो गए, इसके ज्योमेट्री याद हो गए, तो फिर कहानी आसान है। बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे आगे कि कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। सिर्फ मॉलिक्यूल दिया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हम लोग बहुत सारी चीजें भी कंक्लूड कर पाएंगे वहां पर। ओके, उसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर पाएंगे, बॉन्ड एंगल कौन से होते हैं वो डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए पॉइंट के साथ। हाइब्रिडाइजेशन का ही पॉइंट है, लेकिन कैसे हाइब्रिडाइजेशन को हम फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।